हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ गुरुकुल कांगड़ी रेट एग्जामिनेशन का जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है वो सिखाने जा रही हूँ। एंड इन टुडेज सेशन हम एग्जैक्टली देखेंगे कि प्लाजियारिज्म इन रिसर्च होता क्या है बाय यूजिंग एमसीक्यूज। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्लाजियारिज्म का डेफिनेशन क्या है, उसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं वो देखेंगे। देन प्लाजियारिज्म के एडवांटेजेस क्या होते हैं, प्लाजियारिज्म के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सो बेसिकली प्लाजियारिज्म के डिसएडवांटेजेस ही होते हैं, देयर इज़ नो एनी एडवांटेज ऑफ इट, बिकॉज प्लाजियारिज्म करने से काफ़ी सारे एथिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं रिसर्च में। ओके, सो ये सब चीज़ें हम देखेंगे इसी वीडियो में। एंड ये वीडियो आपको एंड तक देखना है बिकॉज आपके सारे जो डाउट्स है रिलेवेंट टू प्लाजियारिज्म वो क्लियर हो जाएंगे। एंड इस टॉपिक के ऊपर आपको हमेशा काफ़ी सारे एमसीक्यूज रेट एग्जाम में पूछे जाते हैं इन एवरी ईयर। ओके, बिकॉज ये टॉपिक है ही उतना इम्पॉर्टेंट। ओके, सो लेट अस बिगिन। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि गुरुकुल कांगड़ी रेट एग्जाम अब बहुत ही नज़दीक है एंड दैट्स वाई आप सभी के पास बहुत कम टाइम है। सो इस कम टाइम में आप सभी कैंडिडेट्स को रेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी सारा स्टडी करना है। ओके, सो इस स्टडी करने के लिए हम सभी आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं बिकॉज रेट एग्जाम में आपको 50% एमसीक्यूज ये सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर पूछे जाते हैं। ओके, एंड अगर आपको रेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है देन आप सभी कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स स्कोर करने हैं, तब भी आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो। सो ये 50% मार्क्स आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन से ही सिर्फ आ सकते हैं अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करके स्टडी कर लेते हो। ओके, सो इस कोर्स में हम सभी आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। सो ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज एंड दैट्स ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो ही जाते हैं। सो इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज का रिविजन पीडीएफ मिलता है, जिस पीडीएफ की मदद से आप सारे स्टूडेंट्स सारे टॉपिक्स को एक ही पीडीएफ में रिवाइज कर सकते हो एंड दैट्स वाई गारंटीड आपको 80% एमसीक्यूज इसी पीडीएफ में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर ऑफ रेट एग्जाम। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है एंड एज वेल आपको अलग से स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है विच इज़ अवेलेबल इन बोथ द लैंग्वेजेस, दैट इज़ हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी सारे मैंने यूनिट्स मेंशन किए हैं इन सारे यूनिट्स के ऊपर हमारे पास वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, रिवीजन पीडीएफ अवेलेबल है एंड ऑल ऑफ दिस स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो। देखो, कोर्स की फीस भी बहुत कम है विच इज़ ओनली 699 एंड इनकम फीस में हम सभी आपको गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि गारंटीड आप सभी कैंडिडेट्स गुरुकुल कांगड़ी रेट एग्जाम को क्वालिफाई करके पीएचडी के लिए सिलेक्ट हो ही जाते हो। ओके, so students, this research methodology course is nothing but a research methodology revision package to all of you candidates and it is really very helpful to all of you. Okay, question 1 is a text taken from a source is placed in a research report without providing reference is called as। so अगर आपने किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को किसी भी प्रकार के सोर्स में से लिया है इन योर रिसर्च रिपोर्ट एंड आपने उसके लिए रेफरेंस तक प्रोवाइड नहीं किया है देन उसे क्या कहा जाता है। सो वेदर इट इज़ कॉल्ड एज प्लाजियारिज्म या फिर पॉपुलैरिज्म या फिर परफेक्शनिज्म या फिर पोस्ट रेफरेंसिज्म। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसे कहा जाता है प्लाजियारिज्म। प्लाजियारिज्म का मतलब ये होता है कि अगर आप अपना रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जब भी रिसर्च रिपोर्ट लिखते हो एंड रिसर्च रिपोर्ट लिखते वक्त अगर आपने किसी दूसरे ऑथर्स के सोर्सेस को यूज़ किया है अपने रिसर्च रिपोर्ट में एंड अपने रिसर्च के लिए एंड
उसके लिए अगर आप रेफरेंसेस तक प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, उसे अगर आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, देन इट इज कॉल्ड एज प्लाजियारिज्म. Okay, that's why here your correct answer is 1, that is plagiarism. Which one of the following is not considered as plagiarism? Now इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है और इनमें से कौन सा एक्ट ऐसा है जिसे हम plagiarism नहीं कह सकते और it is not considered as plagiarism? Make use of the work of another and misrepresent it as your own. अगर आपने किसी दूसरे ऑथर का वर्क यूज़ किया है एंड अगर आपने उसे मिसरिप्रेजेंट किया है कि ये अगर आप ही का है. ड्रॉइंग कंटेंट फ्रॉम द वर्क ऑफ अनादर विदाउट एक्नॉलेजिंग द सोर्स. आपने किसी दूसरे ऑथर का वर्क इस्तेमाल किया है एंड दूसरे ऑथर के सोर्स में से अगर आपने कंटेंट लिया है अपने वर्क के लिए एंड आपने उसे एक्नॉलेज तक नहीं किया. पैराफ्रेजिंग टू क्लोजली टू द ओरिजिनल टेक्स्ट. अगर आपने ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ टू क्लोजली पैराफ्रेज किया है. पैराफ्रेज का मतलब होता है कि ओरिजिनल टेक्स्ट के कुछ वर्ड्स को अदला बदली करना. अगर वो किया है आपने. ड्राइंग कंटेंट फ्रॉम अनादर वर्क एंड अडाप्टिंग इट विथ ड्यू एक्नॉलेजमेंट. अगर आपने अनादर ऑथर के वर्क को रेफर किया है एंड उसके लिए आपने एक्नॉलेजमेंट भी दिया है. ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि प्लाजियारिज्म का मतलब होता है कि हम किसी और दूसरे ऑथर का वर्क यूज़ करते हैं एंड हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारा ही है एंड हम उसे एक्नॉलेज तक नहीं करते और उसके लिए अगर हम रेफरेंसेस प्रोवाइड नहीं करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज प्लाजियारिज्म. सो जो पहले 3 ऑप्शंस है दीज आर नथिंग बट द प्लाजियारिज्म. अगर आप दूसरे किसी ऑथर का वर्क यूज कर रहे हो एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग और मिस रिप्रेजेंटिंग इट एज योर ओन वर्क देन इट इज कॉल्ड एज प्लाजियारिज्म. अगर आपने किसी दूसरे सोर्स में से कंटेंट को यूज किया है फॉर योर वर्क एंड उसे एक्नॉलेज भी नहीं किया है देन दिस इज अगेन कॉल्ड एज प्लाजियारिज्म. अगर आपने ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ टू क्लोजली पैराफ्रेजिंग किया है देन दिस इज नथिंग बट प्लाजियारिज्म, बिकॉज यहाँ पे आप ओरिजिनल जो टेक्स्ट है उसके जो आइडियाज है वो आप यूज कर रहे हो. ओके, एंड उस आइडियाज को यूज करके आप उनको पैराफ्रेज कर रहे हो. दैट्स इट. ये आपका खुद का तो आइडिया नहीं है ओरिजिनल. ओके, एंड इसके लिए आप एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दे रहे हो. सो दिस इज अगेन द प्लाजियारिज्म. बट अगर आप अनादर ऑथर के वर्क को रेफर कर रहे हो एंड यू आर रेफरिंग इट इन योर रिसर्च रिपोर्ट और अगर आप उसके लिए एक्नॉलेजमेंट दे रहे हो देन दिस इज not a plagiarism. Okay, and that's why here your correct answer is 4 because इसे plagiarism नहीं कहा जाता है. Okay, so students, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट पेपर 2 के लिए भी हम सभी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिस स्टडी मटेरियल से आप सभी कैंडिडेट्स पेपर 2 में भी अच्छे मार्क स्कोर करके रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर ही लेते हो. सो इस स्टडी मटेरियल में आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं. सो एमसीक्यूज सेक्शन में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं एंड एज वेल आपको पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं. सो बाय द यूज ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज ऑल द कैंडिडेट्स कैन स्कोर मोर मार्क्स इन द पेपर 2. देखो, आप सभी को पता है कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में 50% जो यू कैन से सेक्शन होता है वो पेपर 2 यानी कि कंसर्न सब्जेक्ट के लिए होता है. एंड अगर आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना है देन आप सभी कैंडिडेट्स को पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों भी सेक्शंस में ईच 40% से भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं. एंड दैट्स व्हाई टू स्कोर मोर देन 40% इन पेपर 2 ये स्टडी मटेरियल आपको बहुत हेल्प करेगा. ओके, सो यहाँ पे जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास पेपर 2 स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. सो अगर आपको दूसरे किसी सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए देन उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. सो पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फीस सिर्फ 999 है एंड इनकम फीस में हम सभी आपको गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि गारंटीड आप रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करके पीएचडी के लिए एडमिशन ले ही लेते हो. सो टू ज्वाइन पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू ओनली मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो. ओके, ड्रॉइंग इंफॉर्मेशन और कंटेंट फ्रॉम द वर्क ऑफ अनादर विदाउट एक्नॉलेजिंग द सोर्स
by citing a reference is considered to be plagiarism in all of the cases except. ओके, सो अगर आपने किसी दूसरे ऑथर का वर्क यूज किया है आपके वर्क के लिए, ओके, एंड आपने उस पर्टिकुलर सोर्स को एक्नॉलेज तक नहीं किया है, ओके, देन हम इसे बेसिकली क्या कहते हैं, प्लाजियारिज्म, राइट. सो ये जो एक्ट है वो इनमें से सभी ऑप्शंस में प्लाजियारिज्म हो सकता है, बट इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये एक्ट प्लाजियारिज्म नहीं हो सकता है. सो अगर आप एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज कर रहे हो ऑफ द अनादर ऑथर, रिप्रोड्यूसिंग अ चार्ट कंटेंट इन अनादर ऑथर्स वर्क, अगर अनादर ऑथर्स के वर्क में एक चार्ट है एंड आप उस चार्ट को एज इट इज रिप्रोड्यूस कर रहे हो इन योर ओन वर्क, देन, या फिर व्हेन द इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब्स कॉमन नॉलेज, अगर वो इंफॉर्मेशन किसी कॉमन नॉलेज को डिस्क्राइब कर रही है, व्हेन द इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम एन ईमेल और फोन कॉल, अगर वो इंफॉर्मेशन ईमेल या फिर फोन से आती है. सो स्टूडेंट्स, योर करेक्ट आंसर इन दिस केस इज 3. देखो, प्लाजियारिज्म का मतलब होता है कि आप किसी और दूसरे ऑथर का या फिर सोर्स का जो इंफॉर्मेशन है या फिर उनका जो आइडिया है वो आप यूज कर रहे हो एज योर ओन वर्क इन योर रिसर्च रिपोर्ट एंड आप उसको एक्नॉलेज तक नहीं कर रहे हो, ओके, बट उसके लिए भी काफ़ी सारे यू कैन से एक्सेप्शंस है, जैसे कि अगर आप ऑथर के एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज कर रहे हो देन ऑब्वियसली इट इज प्लाजियारिज्म. अगर आप ऑथर ने किसी भी प्रकार का चार्ट या फिर डायग्राम या फिर एनीथिंग या फिर किसी भी प्रकार की फिगर अगर उसके वर्क में है एंड यू आर रिप्रोड्यूसिंग दैट वर्क और फिगर एनीथिंग एज योर ओन, देन इट इज अगेन प्लाजियारिज्म. ओके, अगर वो इंफॉर्मेशन ईमेल से आती है या फिर फोन कॉल से आती है, इट डजेंट मैटर, बट अगर आप इंफॉर्मेशन को कॉपी कर रहे हो एज इट इज, देन अगेन दिस इज प्लाजियारिज्म. बट अगर वो इंफॉर्मेशन एक कॉमन नॉलेज को डिस्क्राइब कर रही है, देन दिस इज नॉट कॉल्ड एज प्लाजियारिज्म. ओके, बिकॉज कॉमन नॉलेज ये एक ऐसा नॉलेज होता है विच डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रिवेसी और सिक्योरिटी. ओके, एंड ये कोई भी एथिकल और अनएथिकल बात यहाँ पे आती नहीं है, बिकॉज कॉमन नॉलेज किसी भी प्रकार का पर्सन डिस्क्राइब कर सकता है, राइट, बिकॉज इट्स अ कॉमन नॉलेज एंड एवरीवन नोज इट. ओके, एंड दैट्स व्हाई इसे प्लाजियारिज्म नहीं कहा जाता है. अगर आप किसी भी प्रकार के वर्क में से या फिर सोर्स में से कॉमन नॉलेज को डिस्क्राइब कर रहे हो, ओके, एज योर ओन नॉलेज और समथिंग, देन this is actually not a plagiarism. All of you getting? And that's why here your correct answer is 3. Plagiarism in research is, now research में plagiarism होता क्या है? Creative use of previous data, copying unscrupulously and making use of it, quoting someone and citing him or her, रेफरिंग टू प्रीवियस डेटा एंड वर्किंग ओवर इट विथ न्यू ऑब्जेक्टिव्स. देखो, प्लाजियारिज्म तो हमने देखा एग्जैक्टली क्या होता है. सो अगर आप प्रीवियस डेटा को यूज कर रहे हो बट अगर आप उसका यूज क्रिएटिवली कर रहे हो, सो अगर आप किसी भी प्रीवियस डेटा का इस्तेमाल क्रिएटिवली कर रहे हो, देन इसका मतलब प्लाजियारिज्म नहीं होता है. क्रिएटिवली यूज करना यानी कि यहाँ पे आप खुद के आइडियाज यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हो, राइट. सो यहाँ पे आप अपने खुद आइडियाज, अपने खुद इम्प्रूवमेंट्स को यूज कर रहे हो, राइट, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ प्लाजियारिज्म. अगर आप बेईमानी से किसी भी और दूसरे ऑथर के वर्क को कॉपी कर रहे हो इन योर रिसर्च रिपोर्ट एंड अगर आप उसको एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हो, देन दिस इज कॉल्ड एज प्लाजियारिज्म. एंड दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 2, बिकॉज कॉपिंग अनस्क्रिप्युलसली एंड मेकिंग यूज ऑफ इट. ओके, अगर आप किसी और दूसरे पर्सन के क्योट्स को अपने रिसर्च रिपोर्ट में क्योट कर रहे हो और बता रहे हो एंड उसके लिए अगर आप साइटिंग भी प्रोवाइड कर रहे हो, यू आर साइटिंग हिम और हर, देन दिस इज नॉट अ प्लाजियारिज्म. ओके, अगर आप प्रीवियस डेटा को रेफर कर रहे हो एंड उसके ऊपर अगर आपने काफ़ी सारा वर्क किया है विद द न्यू ऑब्जेक्टिव्स, देन ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ प्लाजियारिज्म, बिकॉज यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव्स नए हैं. जहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स नए आते हैं वहाँ पे आइडियाज भी नई आती है एंड एज वेल आपके रिसर्च का जो यू कैन से अप्रोच है वो भी बदल जाता है.
ओके सो अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स नए हैं, अगर आपने क्रिएटिवली इस्तेमाल किया है, देन दिस इज नॉट अ प्लाजियारिज्म. So try to understand this thing, okay? That's why here your correct answer is 2, because plagiarism in research is copying unscrupulously and making use of it. Which of the following is a plagiarism checking website? Now इनमें से कौन सी plagiarism checking website है? http://go.turnitin.com, www.researchgate.com, www.editorial.elsevier.com, www.grammarly.com. So students, यहाँ पे आप सभी को एक तो फैमिलियर होगा वेबसाइट, वो है www.grammarly.com. सो देखो ग्रामरली ये एक ऑनलाइन इंटरनेट पे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सभी कैंडिडेट्स इंग्लिश ग्रामर्स को, देन इंग्लिश जो स्पेलिंग्स होते हैं वर्ड्स के, उनको आप यहाँ पे चेक करते हो, उसकी एक्यूरेसी बेसिकली आप यहाँ पे चेक कर सकते हो. देन सेंटेंसेस को आपने अच्छी तरीके से पैराफ्रेज किया है या नहीं किया है, उसको भी आप ग्रामरली सॉफ्टवेयर या फिर ग्रामरली जो वेबसाइट है वहाँ से आप चेक कर सकते हो. एंड दैट्स व्हाई ग्रामरली ये कोई प्लाजियारिज्म चेकिंग वेबसाइट नहीं है. ओके बट आप प्लाजियारिज्म को ग्रामरली से चेक कर सकते हो, बट ग्रामरली का जो मेन पर्पज है वो ये नहीं है. द मेन पर्पज ऑफ ग्रामरली इज इंग्लिश ग्रामर. ओके एंड दैट्स व्हाई ये आपका आंसर एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट योर करेक्ट आंसर. देन editorial.elsevier.com इज द वेबसाइट जहाँ पे काफी सारे जो यू कैन से आर्टिकल्स होते हैं. ओके फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्प्रिंजर नेचर नाम की जो कंपनी है वो काफी सारे आर्टिकल्स को एडिट करती है. ओके एंड उसको पीयर रिव्यूड जर्नल में सबमिट के लिए भेज देती है. सो दिस इज काइंड ऑफ वर्क जो एडिटोरियल एल्सवियर वेबसाइट और ये करती है. सो दिस इज अगेन एलिमिनेटेड बिकॉज दिस इज नॉट अ प्लाजियारिज्म चेकिंग वेबसाइट. researchgate.com इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे काफी सारे ऑथर्स, देन काफी सारे साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स, देन एकेडमिशियंस, देन स्टूडेंट्स, ओके उनके जो रिसर्च के आइडियाज होते हैं, ओके वो यहाँ पे बोलते हैं, वो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं. ओके यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स चलते हैं, जिनको अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग टू एनी साइंटिफिक प्रोसीजर वो रिसर्च गेट वेबसाइट पे डालते हैं, एंड जिनको उसके बारे में आंसर्स पता होते हैं वो आंसर्स देते हैं टू दोज क्वेश्चंस. ओके एंड काफ़ी सारे रिसर्च आर्टिकल्स भी यहाँ पे एवरीडे पोस्ट किए जाते हैं बाय द डिफरेंट पीपल, ओके इन दिस फील्ड. सो दिस इज अगेन नॉट अ प्लाजियारिज्म चेकिंग वेबसाइट. सो बचा हुआ ऑप्शन है 1. सो turnitin.com, go.turnitin.com इज द प्लाजियारिज्म चेकिंग वेबसाइट एंड ये वेबसाइट टर्निटिन का है. सो टर्निटिन इज द अमेरिकन कंपनी एंड ये काफ़ी अच्छी कंपनी है जो प्लाजियारिज्म के चेकिंग के लिए एक काफ़ी सारा फंक्शन एंड वर्क प्रोवाइड करती है. एंड टर्निटिन ये खुद के लाइसेंसेस भी बेचती है टू मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, ताकि यूनिवर्सिटीज प्लाजियारिज्म चेक कर सके ऑफ द एकेडमिक पेपर्स एंड एवरीथिंग. ओके दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 1. Which among the following is not a kind of plagiarism? So इनमें से कौन सा plagiarism का kind नहीं है? kind का मतलब होता है type. ओके सो इनमें से कौन सा plagiarism का type नहीं है? patch writing, untainted plagiarism, indirect plagiarism, direct plagiarism. ओके सो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि plagiarism के exactly types है क्या. सो सबसे पहला जो plagiarism का type है, it is called as डायरेक्ट प्लाजियारिज्म. ओके एंड डायरेक्ट प्लाजियारिज्म में आप एज इट इज होल टेक्स्ट को कॉपी करते हो ऑफ द अनादर ऑथर, मतलब अनादर ऑथर के होल टेक्स्ट को या फिर होल वर्क को आप एज इट इज कॉपी करते हो एज योर ओन वर्क एंड आप उसे एक्नॉलेज तक नहीं करते हो. ओके एंड दैट्स व्हाई डायरेक्ट प्लाजियारिज्म को ग्लोबल प्लाजियारिज्म भी कहा जाता है, बिकॉज आप होल वर्क को एज इट इज कॉपी करते हो. ओके नाउ द सेकेंड टाइप इज वर्बैटिम प्लाजियारिज्म. ओके वर्बैटिम प्लाजियारिज्म जिसे इनडायरेक्ट प्लाजियारिज्म भी कहा जाता है. सो इसमें आप जो टेक्स्ट होते हैं,
ओके उसमें काफ़ी सारे देखो वर्ड्स होते हैं, सो उन वर्ड्स को आप एज इट इज कॉपी करते हो एज योर ओन वर्क और ओन वर्ड्स, ओके, एंड आप उनको एक्नॉलेज तक नहीं करते हो, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट प्लेजियरिज्म. नाउ द थर्ड टाइप इज पैराफ्रेजिंग. ओके, पैराफ्रेजिंग. सो पैराफ्रेजिंग में क्या किया जाता है, समवन एल्सेस के जो आइडियाज होते हैं, ओके, उनको रिफ्रेज किया जाता है, एंड उनको रिफ्रेज करने के बाद उनको रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये आप ही के आइडियाज है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज पैराफ्रेजिंग. ओके, एंड पैराफ्रेजिंग इज नथिंग बट द टाइप ऑफ प्लेजियरिज्म, बिकॉज यहाँ पे आप खुद के आइडियाज को यूज नहीं कर रहे हो, यू आर यूजिंग द आइडियाज ऑफ अदर पर्सन, एंड उनके जो आइडियाज होते हैं उनको आप सिर्फ जस्ट रिफ्रेश करके बनाते हो. ओके, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज प्लेजियरिज्म. देन फोर्थ टाइप इज पैच वर्क. ओके, पैच वर्क. सो पैच वर्क में क्या किया जाता है कि देखो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सोर्सेस के, सो उन डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं उनको एक एक साथ स्टिच किया जाता है, एंड उनको क्रिएट करने के बाद आप बोलते हो कि इट इज माई टेक्स्ट. ओके, बट दिस इज नथिंग बट द प्लेजियरिज्म, बिकॉज आपने किसी और ऑथर्स के वर्क को, उनके टेक्स्ट को आपने एज इट इज कॉपी किया है, या यहाँ पे आप थोड़ा क्रिएटिविटी कर सकते हो, बट आइडियाज तो आपके होते नहीं है, यू आर जस्ट यूजिंग द वर्ड्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेस, आप एंड आप उनको एक साथ लगाते हो, एंड आप एक होल टेक्स्ट बनाते हो एज योर ओन. ओके, बट दिस इज नथिंग बट द प्लेजियरिज्म, बिकॉज ये आपके ओरिजिनल आइडियाज नहीं होते. एंड द नेक्स्ट टाइप इज सेल्फ प्लेजियरिज्म. सेल्फ प्लेजियरिज्म का मतलब होता है कि आप खुद का ही वर्क, ओके, किसी और दूसरे जर्नल में सबमिट करते हो. ओके, यानी कि आप खुद के ही वर्क को, मतलब पास्ट वर्क को रिसाइकल करते हो. ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल्फ प्लेजियरिज्म. सो अगर आप यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस देखोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि पैच वर्क यानी कि पैच राइटिंग इज द टाइप ऑफ प्लेजियरिज्म. Indirect and direct plagiarism are the types of plagiarism. So remaining option is untainted plagiarism. So this is not a type of plagiarism, and that's why this is your correct answer. Do you think anti-plagiarism detection software is usable for? Now anti-plagiarism detection software ये किसके लिए useful होता है? So to avoid plagiarism, या फिर getting a comparison or similarity index to check the originality of the assignment, या फिर added features like instant feedback to help improve writing, या फिर do not find useful for any of this. देखो हम एंटी प्लेजियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ताकि हम प्लेजियरिज्म को अवॉइड कर सके, बट उससे भी पहले ये सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली काम कैसे करता है ताकि वो प्लेजियरिज्म को अवॉइड कर सके. सो बेसिकली ये क्या करता है, ये कंपेयर करता है हमारे टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के साथ, ओके, या फिर काफी सारे टेक्स्ट के साथ ये हमारे टेक्स्ट को कंपेयर करता है, एंड आफ्टर दैट वो जान लेता है कि एग्जैक्टली हमने किसी भी और दूसरे सोर्स से टेक्स्ट कॉपी किए हैं हमारे वर्क में या फिर नहीं किए हैं. ओके, एंड दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 2, बिकॉज एंटी प्लेजियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर जैसे कि टर्निटिन, ओके, ये हमें यूजफुल है बिकॉज ये कंपैरिजन करता है, ओके, और सिमिलैरिटी देखता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स की एग्जैक्टली ओरिजिनलिटी क्या है विद द अदर डॉक्यूमेंट्स. ऑल ऑफ यू गेटिंग, मतलब ये कंपेयर करता है हमारे डॉक्यूमेंट को, या फिर देखता है कि हमारे डॉक्यूमेंट के साथ दूसरे और डॉक्यूमेंट्स की सिमिलैरिटी कितनी है. सो जितनी सिमिलैरिटी ज़्यादा होती है उतना ही हमारे डॉक्यूमेंट में प्लेजियरिज्म होता है. ओके, जितनी सिमिलैरिटी कम होती है, जितना यूनिकनेस ज़्यादा होता है, उतनी ही प्लेजियरिज्म की पॉसिबिलिटी कम होती है. एंड दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 2. सो ये करने के बाद ही एंटी प्लेजियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर आपको प्लेजियरिज्म अवॉइड करने के लिए हेल्पफुल होता है. But the most usable thing of it is that getting a comparison or similarity index to check the originality of the assignment. Okay, that's why here your correct answer is 2. Plagiarism, where the writer changes a few words in the original text
of another is known as. So इनमें से कौन सा plagiarism का टाइप ऐसा है जिसमें राइटर few words को चेंज करता है in the original text and then वो बताता है कि this is my own work. Okay, whether it is direct copying, whether it is word switch, whether it is paraphrasing, whether it is none of these. So obviously जैसे कि हमने इसी वीडियो में देखा था कि this is called as word switch. Okay, word switch कि आप few words को क्या करते हो, चेंज करते हो and then आप बोलते हो कि yeah this is my own work. So जैसे कि आप few words को चेंज करते हो in the original text and then बाद में आप एक text बनाते हो which is your own work, ऐसा आप बोलते हो and that's why it is called as word switch. Okay, word switch. That's why here your correct answer is 2. Okay, there has been a steep rise in plagiarism due to. So आज के ज़माने में plagiarism बहुत ही बढ़ गया है. So उसके पीछे का रीज़न क्या है? So increase in publication growth या फिर increase in enrollment for research work या फिर availability of digital documents या फिर use of computers in research. So इसके पीछे का जो रीज़न है वो यही है कि अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स. देखो काफ़ी सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स अब भी अवेलेबल है. सो दैट्स वाई किसी भी पर्सन इन डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकता है एंड दैट्स वाई इट इज़ पॉसिबल कि वो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को रेफ़र कर सकता है फॉर द रिसर्च वर्क. सो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को रेफ़र करने के बाद कभी कभी साइंटिस्ट लोग या फिर रिसर्चर्स भूल जाते हैं उनको एक्नॉलेज करने में. ओके, एंड दैट्स वाई प्लेजियरिज्म इज राइजिंग डे बाय डे बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स. ओके, the two important components of research responsibility are sincerity in work and avoiding what. ओके, सो रिसर्च रिस्पॉन्सिबिलिटी में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं एंड उनमें से सबसे पहला कंपोनेंट होता है कि वर्क में सिंसियरिटी और यू कैन से ऑनेस्टी होनी चाहिए एंड सेकंड इज अवॉइडिंग. सो हमें कौन सी चीज़ अवॉइड करनी चाहिए? सो वेदर इट इज़ प्लेजियरिज्म, वेदर इट इज़ राइटिंग द थीसिस और रिसर्च टेक्निक्स और कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्वियसली हमें प्लेजियरिज्म को अवॉइड करना चाहिए. ओके, सो these are the two important components of researchers responsibility, basically this researchers or research की responsibility. Okay, and that's why here your correct answer is 1 because हम thesis writing तो avoid नहीं कर सकते, हम research techniques को avoid नहीं कर सकते, हम confidentiality को avoid नहीं कर सकते, but the most important thing is that कि आपको plagiarism को avoid करना ही चाहिए. Okay, because अगर आप plagiarism करते हो then this is unethical. Okay, that's why. And that's why here your correct answer is 1. So students, thank you for watching this session. I hope all of you understood जितना भी मैंने इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस किया है रिगार्डिंग प्लेजियरिज्म. बट अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. ओके.